प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 13.3। प्रश्नावली 13.3 के लिए जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण हम प्रश्नावली 13.3 में इन प्रश्नों को डील करेंगे, इस तरह की समस्याओं को डील करेंगे। तो ये हमारे पास प्रश्नावली 13.3 के लिए हमारा टॉपिक है। प्यारे बच्चों, आपने छोटे बच्चों को क्ले के साथ खेलते देखा होगा। छोटे बच्चे जब क्ले के साथ खेलते हैं तो क्ले के साथ वो कभी एक आकृति बनाते हैं और फिर उसी क्ले के साथ वो दूसरी आकृति बना लेते हैं। उसी क्ले के साथ वो दूसरी आकृति बना लेते हैं। तो इस तरह से वो जो ठोस है उसको एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरित कर देते हैं। आपने देखा होगा कि मान लो हमारे पास कोई मोमबत्ती है, हमारे पास कोई मोमबत्ती है जो कि आमतौर पे क्या होती है, बेलनाकार होती है। इस तरह से हमारे पास ये हमारे पास कोई मोमबत्ती है, तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं कि ये हमारे पास एक मोमबत्ती है। तो आमतौर पे ये एक बेलनाकार होती है। तो हम इसको पिघला के किसी सांचे में डाल के इसकी शेप को बदल सकते हैं। आमतौर पे आपने देखी होगी कई जो मोमबत्ती है वो एनिमल्स जो खिलौने हैं उनके आकार में उनको रूपांतरित कर देते हैं। कभी उससे कोई टेडी बियर बना दिया या कोई इस तरह से गोल स्माइली शेप बना दी, मतलब इसका जो मोम है उसको पिघला के किसी और रूप में परिवर्तित कर दिया, इस तरह से कुछ और बना दिया, या फिर कोई एनिमल की शेप उसको दे दी। इस तरह से हमने कोई उसको एनिमल की हम उसको शेप दे दें तो सांचों में डाल के हम क्या करते हैं, उसको एनिमल की शेप दे देते हैं। ठीक इसी तरह से तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, हम जैसे छोटे बच्चे गीली मिट्टी के साथ भी खेलते हैं तो गीली मिट्टी से वो एक प्रकार से जब कोई ठोस उससे कोई आकृति बना लेते हैं, फिर उसको दोबारा से इकट्ठा करके और फिर दोबारा से दूसरी आकृति बना देते हैं, यानी कि वो ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित कर देते हैं। तो बहुत सारे आप एग्जाम्पल अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, क्ले के साथ कर सकते हैं, गीली मिट्टी के साथ भी करते हैं। जैसे मोमबत्ती का मोम पिघला के उसको एक शेप से दूसरी शेप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस मोमबत्ती के साथ तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मोम को पिघला लिया आपने, आप उसको अगर किसी छोटी कटोरी में डाल लेते हैं तो वो अर्ध गोले की एक शेप ले लेगा। आप उसको किसी लोहे की जो खोखली बोल है उसके अंदर डाल देंगे तो वो गोले की शेप ले लेगा। किसी एक लंबवृत्त या गिलास में डाल देते हैं तो सीधे गिलास में डाल देते हैं तो वो बेलन की शेप ले लेगा। तो इसी तरह से शंकु की किसी कोन के अंदर, जैसे आइसक्रीम हमने भर दी पूरी तरह से तो वो एक शंकु की शेप ले लेगी आइसक्रीम कोन में जब हम डाल देते हैं। तो इस तरह से हम ठोस को एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तित करते हैं। अब इसका हमारे इस गणितीय परिप्रेक्ष्य में क्या संबंध है और हमारा दैनिक जीवन से इसका क्या संबंध है, इसको अब समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कोई बेलनाकार बर्तन है, हमारे पास कोई एक बेलनाकार बर्तन है, तो इस बेलनाकार बर्तन में लिक्विड है, कोई तरल है, पानी है या दूध है, जो कुछ भी है। तो इस बेलनाकार बर्तन का जो लिक्विड है, जो तरल है, हम मान लो उसको किसी घनाभ आकार के बर्तन में डालते हैं। हम इसको किसी घनाभ आकार के बर्तन में अगर डाल देते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इससे हमने इसमें से इसके अंदर डाल दिया वो। तो इस बेलनाकार बर्तन से जो हमने तरल इसके अंदर डाला है तो इसमें जो उस तरल का आयतन था वो कैसे निकालेंगे, बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगा के। और जब हमने उसने घनाभ आकार के बर्तन में डाल दिया तो हम उसको कैसे उसका आयतन निकालेंगे, घनाभ आकार का जो सूत्र है, घनाभ के लिए जो आयतन का सूत्र है उस तरीके से हम उसको निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि
जो तरल है वो जिस ठोस में उसको डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। तो अगर वो घनाभ आकार के बर्तन में है तो घनाभ आकार के बर्तन में है तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगेगा, और अगर वो बेलन के आकार के बर्तन में है तो बेलन के आयतन का जो सूत्र है वो लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो ठोस है या जो तरल है, जो हमारे पास ठोस है या फिर जो तरल है, जब वो तरल की तो बात हम इस सेंस में कर रहे हैं कि जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं, और ठोस जैसे क्ले, गीली मिट्टी या फिर मोम को हम पिघलाकर दूसरे सांचे में डालते हैं। तो इस तरह से जो आयतन होता है पहले ठोस का और उस ठोस को दूसरे ठोस में जब बदला है उसका जो आयतन होता है वो बराबर होता है, चाहे वो ठोस के केस में हो, ठीक इसी प्रकार से वो तरल के केस में भी होता है। तो प्यारे बच्चों, यही आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे पास प्रश्न होंगे किससे संबंधित होंगे, इसमें हमारे पास प्रश्न होंगे एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में जो रूपांतरण किया जाता है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो दोनों ठोस हैं उनका जो आयतन है वो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से रूपांतरण से जो हमारे पास पहला ठोस है, तो पहले ठोस का आयतन, पहले ठोस का जो आयतन होगा वो बराबर होगा किसके, दूसरे ठोस के आयतन के। पहले ठोस का जो आयतन होगा वो दूसरे ठोस के आयतन के बराबर होगा, यानी कि एग्जैक्ट जो पहला ठोस था उसमें जो भी मटेरियल था वो पूरा का पूरा दूसरे ठोस में उसको यूज कर लिया। अब मान लो ऐसा नहीं है कि ये इस केस में नहीं होगा, मान लो आपने क्या है, आपके पास एक क्ले है जिससे आपने एक बहुत बड़ी गोलाकार एक बॉल बनाई हुई है, और फिर आपने क्या किया, फिर आपने दूसरी बारी में क्या किया, इसको इकट्ठा करके और फिर एक छोटी बॉल बना दी, और बाकी का जो बच गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका आयतन इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे मतलब ये जो ठोस बना है इसमें जितना भी मटेरियल यूज हुआ है, ये सारे को यूज करके जब आप एक नया ठोस बनाएंगे सारे को यूज करके, तो उस ठोस का जो आयतन है और इस ठोस का जो आयतन है वो बराबर होगा। मान लो हमने गोलाकार एक आकृति बनाई है और अब की बार छोटी गोलाकार आकृतियां बनाई है, तो इस ठोस में से तो इस तरह की बहुत सारी आकृतियां बन जाएंगी। तो जितनी आकृतियां ये बनी हैं उन आकृतियों का कुल आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है। मान लो इस बड़ी बॉल से हमने 10 छोटी छोटी बॉल बनाई है, इस तरह की हमारी क्या है 10 बन गई है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बड़ी बॉल का आयतन किसके बराबर होगा, इन छोटी बॉल के आयतन के 10 गुना, यानी कि 10 छोटी बॉल के आयतन के बराबर होगा। यानी कि जो मटेरियल यूज हुआ है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में सारा का सारा यूज होता है, तो हम कह सकते हैं कि पहले ठोस का जो आयतन है वो दूसरे ठोस के आयतन के बराबर होगा। और यहाँ पे जैसे अगर हम तरल की बात करें तो जैसे लिक्विड है, तो जो पहले वाले बर्तन में जो तरल था उसका आयतन था, पानी था, पानी का जो आयतन था जो दूसरे बर्तन में डाला है तो उसका जो आयतन है वो सेम ही होगा, क्योंकि जितना पानी ये था यही तो इसमें डाला है। बस फर्क सिर्फ कितना है, यहाँ पे पानी का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, और यहाँ पे जब हम पानी का आयतन ज्ञात करेंगे तो उसके लिए घनाभ के आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो ये बेसिक दोनों में डिफरेंस है। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास 13.3 के लिए बेसिक, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजा आपको आएगा इन क्वेश्चनों को करते हुए। देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 1, तो इसमें क्या कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास जो प्रश्न संख्या 1 है इसमें हमारे पास है 13.3 में प्रश्न संख्या 1, इसमें कहा गया है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, धातु का एक गोला है उसको पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो।
तो प्यारे बच्चों काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक गोला था, एक हमारे पास गोला है, इस तरह से आप कुछ भी शेप आप ले सकते हो। तो उसकी जो त्रिज्या है वो उसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला लिया गया है। ये जो धातु का जो गोला है इसको पिघला लिया गया है और इससे क्या, इसको एक बेलनाकार रूप में परिवर्तित कर दिया। तो इससे हमारे पास क्या बना लिया, एक बेलन बनाया है। और बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम जो बेलन की हमारे पास त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन लेते हैं। तो हमें क्या करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे ये अगर हम ऊंचाई माने h, तो हमें h का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, जो गोला है, धातु का जो गोला है, गोले की त्रिज्या हमारे पास कितनी है, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमारे पास है 4.2 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चे ये हमारे पास गोले की त्रिज्या है। अब हमें क्या करना है, और हमारे पास क्या है, इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है और हमारे पास क्या है, बेलन की त्रिज्या भी है, सॉरी बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, ये बेलन है, ये हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर है h सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यूज करें आप, कि इस गोले को पिघला के इस बेलन में कन्वर्ट किया गया है। तो जो बेलन का आयतन है और जो गोले का आयतन है वो बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन, मैं बेलन को इस तरफ क्यों लिख रहा हूं उसका भी मैं रीजन बताऊंगा अभी आपको। मैं लिख रहा हूं कि बेलन का आयतन बराबर है गोले का आयतन। अब बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब प्यारे बच्चों इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है, तो ये आपको अलग अलग से दिखानी पड़ेगी। अब आपको एक को कैपिटल मान सकते हो, एक को स्मॉल मान सकते हो, या एक को R1 मान सकते हो, एक को R2 मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से लेना चाहेंगे। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि पाई, तो देखो दोनों तरह से पाई तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। पाई को आप 22/7 लिखें या ना लिखें कोई फर्क आपके पास पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पे हम जो बेलन का आयतन हमने लिखा है, यहाँ पे आप गोले का आयतन इधर भी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने इधर इस वजह से लिखा कि देखो हमें h निकालना है, और h किसका है, ये बेलन के लिए है। तो जो हम वैल्यू हमें निकालनी है तो वो हमारी लेफ्ट साइड में आ गई, तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो अब यहां से गोले की त्रिज्या है तो 4.2 है। तो अगर हम इसको यहां पे अगर हम इसको स्मॉल आर कहें तो ये 4.2 सेंटीमीटर है, और इसको अगर हम कैपिटल आर कह दें, इसको अगर हम कैपिटल आर कहें तो कैपिटल आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, या आप इसको R1 और R2 भी कह सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप देखेंगे तो हमने बेलन के आयतन में जो त्रिज्या यहाँ पे यूज हुई है, बेलन के लिए जो त्रिज्या है उसको कैपिटल आर लिखा है, तो आप इसको भी कैपिटल आर में बदल देंगे, या इसको R1 और R2 कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान रख दें आप, सभी सारे के सारे मान आप इसमें रख देंगे तो देखते हैं क्या हमें प्राप्त होगा। यहाँ से पाई को पाई रहने दे तो तब भी ठीक है, और 22/7 लिखेंगे तब भी। पाई बेलन के लिए बात हो रही है तो त्रिज्या है हमारे पास 6,
तो 6 एच का मान हमें निकालना है। 4/3 गुना में 22/7 गुना में आर 4.2 गुना में 4.2 गुना में 4.2। तो यहां पे हम पहुंच गए प्यारे बच्चों। अब हमारे पास यहां पे हम पहुंच गए हैं। अब आप देखेंगे कि 22/7 के साथ तो ये 22/7 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच गया 6 गुना में 6, यहां पे हमारे पास बच गया 6 गुना में 6 गुना में h, और यहां 4/3 गुना में 1.2 गुना में 1.2 4.2 गुना में 4.2 गुना में 4.2। अब ये 6 और 6 यहां भी इसके बटे में ले आओ आप। इसको भी हम क्या करते हैं, इसके बटे में ले आते हैं। तो प्यारे बच्चों इससे देखो हमें क्या मिलेगा, h हमारे पास आ जाएगा h। तो ये 4/3 तो यहां पहले ही था, 4.2 गुना में 4.2 गुना में 4.2, ये तो पहले ही थे हमारे पास। ये 6 और ये 6 बटे में आ जाएंगे। बटे में हम क्या लिख लेते हैं, 6, इसको पूरे के ही बटे में लिख लेते हैं 6 गुना में 6। तो ये तो पहले ही था, तो ये हमारे पास 6 गुना में 6 आ गए। इनके सारे को भी एक ही बटे में लिख सकते हो आप। अब देखो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, ये दशमलव हटाया तो यहाँ 10 लगा दिया, ये हटा दिया। ये दशमलव हटाया तो यहाँ पे 10 लगा दिया, और ये दशमलव हटाया तो यहाँ पे हमने 10 लगा दिया। तो सारे दशमलव हमने हटा दिए। अब देखो हमें इससे क्या प्राप्त होगा। अब यहां से देखेंगे 6 कम 6, 6 सत्ते 42, तो ये हमें हमारे पास 7 आ गया। ठीक इसी तरह से 6 कम 6, 6 सत्ते 42, और 3 पे कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब यहां पे हमारे पास आ गया, क्या बच गया, 4, 7, 7 और 14। यहां से हमारे देखो 7 सत्ते 49, 49 की 4 के साथ करेंगे, 49 दूनी 98, 98 दूनी 196, तो ये 196 आ जाएगा हमारे पास। तो 196 की हमें 14 के साथ और करनी है। तो आप डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। 14 5 70, 14 6 84, 4 हासिल 8, 14 नी में 126 और 8 134, 4 हासिल 13 आ जाएंगे, 14 और 13 ये 27 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया, h का जो मान आ गया वो हमारे पास आ गया 2744 बटे में 1 2 3 0 है, तो ये 1000 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 2.744। तो यहाँ पे दशमलव के बाद ये दोनों में से कोई सा भी 5 या 5 से बड़ा नहीं है, तो हम इसको सिंपली h बराबर है 2.7 सेंटीमीटर ये ले सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो बेलन की ऊंचाई होगी, तो आता है बेलन की ऊंचाई, बेलन की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.7 सेंटीमीटर होगी हमारे। प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जो ये नया गोला बनाया है इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों अगर आप देखें कि हमारे पास एक तो जो गोला है उसकी त्रिज्या, एक हमारे पास जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। एक जो गोला है हमारे पास उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और ठीक इसी तरह से हमारे पास एक जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है।
इन तीनों गोलों को पिघलाकर, इन तीनों को पिघला दिया और फिर एक क्या किया, नया गोला बनाया, तो वो बड़ा बनेगा इनसे। तो इस तरह से एक और इनको पिघला के एक और गोला बनाया। अब जो ये गोला बना है, अब ये जो गोला बना है इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो ये इसकी जो त्रिज्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो इस त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो इस त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो त्रिज्याएं हैं, जो पहले वाला गोला है इसकी त्रिज्या हम R1 लेते हैं। तो R1 हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर। R2 हमारे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। और R3 हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास पहले गोले की त्रिज्या, ये दूसरे गोले की त्रिज्या और ये तीसरे गोले की त्रिज्या। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना नए गोले की त्रिज्या, नया जो गोला है उसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, R सेंटीमीटर। यानी कि अब हमें R का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास क्या है, किस चीज को हम यूज कर सकते हैं कि इन तीनों को पिघलाकर ये नया गोला बनाया है। यानी कि पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, ये किसके बराबर है, नए गोले के आयतन के, नए गोले का आयतन। यानी कि इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन इसके आयतन के बराबर है। अब गोले का आयतन क्या होता है हमारे पास हमें पता है। तो गोले के आयतन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, पहले वाले के लिए हम लगा देते हैं 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या R1 है। दूसरे वाले के लिए 4/3 पाई R2 इसका क्यूब हो जाएगा। और तीसरे वाले के लिए 4/3 पाई R क्यूब R3 हो जाएगा इसलिए। और नए वाला हमारे पास कितना है, 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या को हमने R माना है तो R क्यूब। अब प्यारे बच्चों हमें यहां से क्या करना है, R का मान ज्ञात करना है। तो एक तो आप सब में इनमें मान रख के सोल्व करें, लेकिन आप इन सब में देखें कि 4/3 पाई सब में कॉमन है। तो हमने क्या किया, 4/3 पाई कॉमन ले लिया। अंदर कितना रह गया हमारे पास, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, किसके बराबर, 4/3 पाई R क्यूब के बराबर। अब प्यारे बच्चों आप देखो यहां से कि यहां से 4/3 पाई और 4/3 पाई ये तो कैंसिल ही नहीं हो गया हमारे पास, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको तो हम कैंसिल कर देते हैं, ये वाला पार्ट इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बच गया उसमें मान रख दें। R1 हमारा कितना है, 6 का क्यूब प्लस R2 8 का क्यूब प्लस R3 ये हमारे पास है 10। तो 10 का क्यूब किसके बराबर आ गया हमारे पास, R क्यूब के। अब 6 6 36, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 216 प्लस 8 8 64, 64 की फिर 8 के साथ करेंगे तो 512 हो जाएंगे हमारे पास। और फिर हम 10 की और 10 की करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1000। तो ये हमारे पास आ जाएगा R क्यूब। तो जो बचा हुआ है हम उसको इधर कर लेते हैं, R क्यूब देखो किसके बराबर आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ना है हमें। तो 500 और 200 700 और 1000 है ये 1700, 16 और 12 28, यानी कि 1728 हुआ। तो प्यारे बच्चों अब R क्यूब का मान ये है हमारे पास। तो R कितना बनेगा, R क्यूब इतना है तो R हमारे पास कितना आएगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं।
तो प्यारे बच्चों हम उसको सभी को देखते हैं। एक तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, आर क्यूब का जो मान है, आर क्यूब है 1728 है। तो अब हमें आर का मान निकालना है। तो ये एक तो तरीका ये है कि कितने का क्यूब है। अब देखिए 10 का क्यूब तो कितना होता है, 10 का क्यूब ये तो हमें पता है कि 1000 होता है, 10 गुना में 10 गुना में 10। अब 11 का क्यूब कितना होगा, 11 की 11 के साथ करेंगे तो ये 121 आ जाएगा। फिर 11 के साथ करेंगे क्योंकि तो हमें पता था निकालना आता है, तो 121 और फिर ये 121, 1 3 3 1, वहां तक नहीं पहुंचे। और जब 12 की 12 के साथ करते हैं तो 144 आता है। फिर 12 के साथ करेंगे तो 8 8 2 और ये 4 4 1, तो ये 8 8 4 12 2 7 1, तो ये आ गया। यानी कि जो ये आर क्यूब है, ये हमारे पास जो आर क्यूब है ये 12 का क्यूब है। तो इसका मतलब आर का मान कितना आएगा, 12। एक तो आप इस तरह से सोच सकते हो, एक तो आप इस तरह से सोच सकते हो। दूसरा आप इसके गुणनखंड बनाएं। 1728 के आप अभाज्य गुणनखंड बना लें। 1728 है, 2 पे किया, 2 8 16, 1 बच गया, 2 6 12 और 2 चौके 8। फिर 2 पे किया, ये आ गया 4 3 और 2। फिर 2 पे किया, ये 2 1 और 6। फिर 2 पे किया, 216 से 108 रह जाएगा। फिर 2 पे किया, 54 रह जाएगा। फिर 2 पे किया, ये हमारे पास 27 रह जाएगा। 3 पे किया तो 9 रह जाएगा। 3 पे किया तो 3 रह जाएगा और 3 पे किया तो 1 आ जाएगा। यानी कि हम जो 1728 है, 1728 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 गुना में, यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुना 3 गुना में 3। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 के हो गए और 3 हो गए, हमारे पास 3 हो गए। तो ये 1728 आ गया। तो यहाँ पे जो आर क्यूब हमारे पास 1728 है, तो यहां से अगर दूसरा तरीका हम देखें कि दूसरे तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, तो आर क्यूब हमारे पास कितना है, 1728। तो आर का मान कितना हो जाएगा, इसका घनमूल निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या होता है कि एक्स स्क्वायर 25 है, तो एक्स कैसे निकालते हैं, वर्गमूल करते हैं ना 25 का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, घनमूल करना पड़ेगा। घनमूल के लिए ऐसे लिखते हैं 1728। तो जब हम वर्गमूल करते हैं तो वर्गमूल में जोड़े बनाते हैं, 2 2 के, जैसे 5 गुना में 5 है तो एक जोड़ा यानी कि 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें 3 3 लेने पड़ेंगे। तो यहां से इन तीनों से 1 2 मिल जाएगा हमें, यहां से इसके नाम का हमें 1 2 मिल जाएगा, 2। इन तीनों के नाम का 1 2 और मिल गया और इन तीनों के नाम का 1 2 और 3 मिल गया, क्योंकि ये 3 था। 2 दूनी 4, 4 3 12 है, तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं। एक तो आप सोचें कि भी कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घन करने से वो 1728 बने, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 10 से तो 1000 बन रहा है, 11 से थोड़ा आगे चले, 12 से थोड़ा सा आगे चले। तो अब 11 से देखो, 11 की जब आप 11 के साथ करेंगे, 11 11 121, इकाई का अंक तो 1 आएगा। फिर उसकी जब आप 11 के साथ करेंगे फिर भी इकाई का अंक 1 आएगा, तो इसमें इकाई का अंक 1 तो नहीं है। इस तरह थोड़ा सा सोच सकते हो। अब जैसे 12 के साथ करेंगे तो इकाई का अंक 4 आएगा, 2 दूनी 4। फिर उसकी 12 के साथ करेंगे तो 4 दूनी 8, इकाई का अंक 8 आएगा। इसमें इकाई का अंक 8 है, तो 12 वाला हो सकता है। तो इस तरह से भी थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो। नहीं तो फिर आप इस अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल इसका ज्ञात कर लोगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, आर क्यूब हमारे पास आ गया 1728। तो आर क्यूब हमारे पास 1728 है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी है आर की। तो अब आपको यही समझाया कि आर की वैल्यू आप इसमें किस तरह से निकालेंगे। तो आर हो जाएगा हमारे पास आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 12 का क्यूब है। तो जब आर क्यूब और 12 क्यूब बराबर है तो आर का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 12। तो नया गोला है जो उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3।
और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना में 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। 22 बाई 14 मीटर का एक चबूतरा बनाया गया, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई उसकी चबूतरे की 22 मीटर है और चौड़ाई उसकी 14 मीटर है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस चबूतरे की जो ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, अब हमें पता है कि जो कुआं है वो कैसा होगा, घनाभ के आकार का होगा। हमारा जो कुआं होगा वो कैसा होगा, एक कुआं जो हमारे पास है वो बेलन के आकार का है। जो चबूतरा है वो कैसा है, घनाभ के आकार का है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई हमें उसकी ज्ञात करनी है। तो कुआं तो हमें पता ही है कुआं कैसा होता है। तो अगर हम कुआं बनाते हैं ऐसा ही तो बनेगा। तो इस तरह से एक कुआं खोदा गया, इस तरह से आगे हम अंदर अंदर खोदे जा रहे हैं उसको, और उससे जो मिट्टी निकली है उससे एक चबूतरा बनाया गया है। उससे जो मिट्टी निकली है उससे एक चबूतरा बनाया गया है और उस जो चबूतरा है उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें बता दी गई है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। यहाँ पे अगर हम उसको इस तरह से लें, कोई चबूतरा बना दिया गया है और उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। तो यहाँ पे जो कुआं बनाया गया उसका जो व्यास है, जो उसका व्यास है वो 7 मीटर है और जो ऊंचाई है, अगर हम यहाँ बीच में से ले लें एक त्रिज्या से, या फिर ये कह लो यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर है। 20 मीटर गहरा है, यानी कि इसकी ऊंचाई होगी। अब आप देखें यहाँ पे जो चबूतरे की लंबाई है वो 22 मीटर है, जो चौड़ाई है वो 14 मीटर है, जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ से जो कुएं में से मिट्टी निकली है, कुएं में से जो मिट्टी निकली है वो यहाँ पे डाली गई है। तो इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि कुएं से निकली मिट्टी मिट्टी का आयतन, जो कुएं से मिट्टी निकली है उसका जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, जो चबूतरा बनाया है, चबूतरे में लगी मिट्टी का आयतन बराबर होगा। ये दोनों ही हमारे पास बराबर होंगे। अब जो कुएं से मिट्टी निकली है, कुआं कैसा है, बेलन के आकार का, तो यहाँ पे आयतन क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर h। और जो चबूतरे के लिए है वो हमारे पास घनाभ के आकार का होगा, तो LBH। देखो h इसमें भी आया, h इसमें भी आया, तो हम कैपिटल कर लेते हैं LB और h। तो हमने ये कैपिटल कर लिया। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब जो टर्म्स है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कौन सी हमें टर्म्स निकालनी है। अब आप देखेंगे कि कुएं का व्यास ये हमारे पास कितना है, 7 मीटर। तो हम लिख सकते हैं कि कुएं की त्रिज्या, जिसको हम r कहते हैं, ये आ गया 7/2 मीटर। इसी तरह से कुएं की गहराई, यानी कि ये इसकी ऊंचाई ही है h, ये है हमारे पास 20 मीटर। तो इसकी तो टर्म्स हमें पता चल गई। यहाँ पे जो चबूतरा है, तो चबूतरे के लिए हमारे पास
यहाँ पे हमारे पास जगह बची हुई है तो हम यहाँ लिख लेते हैं चबूतरे की लंबाई। चबूतरे की लंबाई ये हमारे पास कितनी है, L मान लेते हैं, तो ये है हमारी 22 मीटर। इसी तरह से चबूतरे की चौड़ाई, इसको B मानते हैं, तो ये है हमारे पास 14 मीटर। और हमें क्या करना है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना चबूतरे की ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। तो यानी कि अब हमें h का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे ये 22/7 गुना में r त्रिज्या 7/2 गुना में 7/2 गुना में h है हमारे पास 20 बराबर है l का मान है हमारे पास 22, b का मान है 14 और h का मान हमें निकालना है। तो ये 7 इसके साथ कैंसिल, 2 पे किया तो 10 आ गया और फिर 2 पे किया तो 5 आ गया। तो प्यारे बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पे बच गया 22 गुना में 7 गुना में 5, ये 22 ये 7 और ये 5, यहाँ पे 22 14 और h है, तो 22 के साथ 22 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या रह गया आपको, ठीक है ना, ये हमारे पास ये रह गया था कि हमने क्या किया था, ये 7 इसके साथ कैंसिल हो गया था, 2 पे कैंसिल किया तो 10 रह गया, फिर 2 पे तो 5 रह गया, तो हमारे पास 22 7 और 5 रह गए। तो यहाँ 22 14 और h है, तो 22 के साथ 22 भी कैंसिल, यहाँ पे भी कर सकते थे, आप ऊपर ही कर सकते थे, तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाइड रखा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ 5 बचा, 5, और यहाँ से हमारे पास कितना बच गया, 2 गुना में h। तो h का मान कितना आ जाएगा, ये 2 इसके बटे में चला जाएगा, 5/2। 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि चबूतरे की ऊंचाई बराबर है 2.5 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपली आपको क्या था, दोनों आयतन को बराबर रखें और h का मान ज्ञात करना है। थैंक यू वेरी मच।